Hello everyone. I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। आज हमारी वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम एक इंटरव्यू सेशन करेंगे विद मिस्टर हनीफ चौधरी सर। इन्होंने CAPF 2020 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 58 हासिल करी और ये CAPF पेपर 2 के वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर थे। इनका स्कोर 114 मार्क्स था इन पेपर 2। सो आज इस वीडियो के अंदर हम उनके साथ एक डिस्कशन करेंगे, एक सेशन करेंगे जिसके अंदर हम उनसे उनका बैकग्राउंड, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और किस तरह से उन्होंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा ये जानने की कोशिश करेंगे। और इन दी एंड वो आप लोगों को कुछ सजेशंस भी देंगे क्योंकि अभी CAPF 2023 का जो एग्जाम है वो लगभग 2-3 महीने की है और 2024 के लिए भी अगर कोई शुरू करता है तो इनका जो एक्सपीरियंस है, सर का जो एक्सपीरियंस है वो काफी यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना। हनीफ सर के द्वारा जो भी सजेशन दिए जा रहे हैं आई एम श्योर दैट आप लोगों की प्रिपरेशन में वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन विद हनीफ सर। सबसे पहले मैं हनीफ सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और स्टूडेंट को गाइड करें। तो थैंक यू हनीफ सर फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच हिमांशु फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म कि मैं लोगों के सामने आऊँ, उनको गाइड करूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ और जो भी मैंने सीखा, जो गलतियाँ की, ताकि लोग उन गलतियों को ना दोहराएं और मेरी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ जाएं। तो फिर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। और मेरी इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करें तो फिर मेरा पूरा नाम हनीफ शाहनवाज चौधरी है। मुझे ऑल इंडिया रैंक 58 मिला हुआ है CAPF AC 2020 एग्जामिनेशन में और अल्टीमेटली मुझे CISF अलॉट हुआ जो कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भी था। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इस तरह से है कि मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की है अप टू 12th क्लास एंड देन फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 2018 में पास आउट हुआ और उस वक्त ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था CAPF का, जो कि अल्टीमेटली क्लियर नहीं हो पाया। और उनके पेपर 1 में तैयारी उतनी खास नहीं होती जिस तरह से बाकी एस्पिरेंट्स के साथ दिक्कत होती है, उस तरह से मेरी भी थी। गाइडेंस की कमी और एक सही तरीके से रिसोर्सेज का पता ना होना और पता होते हुए भी गलत रिसोर्सेज चुनना, उनको रिवाइज ना करना, ये सारी इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से अल्टीमेटली क्लियर नहीं हो पाता। सेकंड जो मेरा अटेम्प्ट था 2019 वाला, वो मैंने काफी हद तक मतलब अच्छा किया, मेरा पेपर क्लियर हुआ, फिजिकल मेडिकल भी क्लियर हुआ। अल्टीमेटली किसी एक रीजन की वजह से अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहेंगे उसको कि मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया। फिर मैंने 2020 का अटेम्प्ट दिया और आप सबको जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया इसमें विद ऑल इंडिया रैंक 58। मैंने 2021 का भी एग्जाम दे रखा था टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि आप जब तक अपना नाम मेरिट लिस्ट में नाम ना देख लो या फिर आपकी एज ना एग्जाम्प्ट हो जाए, तब तक मैं तो ये मानता हूँ कि आपको मेहनत नहीं छोड़नी है, तैयारी करती रहनी है। तो 2021 वाला भी अटेम्प्ट मैंने दे रखा था, उसमें भी इंटरव्यू का वेट कर रहा था, बट ऐसा हुआ कि मेरा रिजल्ट आ गया, तो फिर उसमें जरूरत भी नहीं पड़ी उसकी मेरे को। ठीक है। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से था कि थोड़ा बहुत मुझे वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिलता रहा कि मेरे पापा खुद CISF में हैं अभी सर्विंग हेड कांस्टेबल, तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे यूनिफॉर्म चाहिए। अभी ये जो आप टी शर्ट देख रहे हो मेरे पापा की ही है। अभी मैं इसको पहन पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं रैंक लिया है और कॉल लेटर भी आ गया है, तो इसलिए मैं अभी इसको पहन पा रहा हूँ। बट मैं आपको ये एक और चीज अपनी बताता हूँ कि मैं भले ही पिछले 25-26 साल से अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ, पापा को हमेशा मैंने ये वर्दी पहने हुए देखा है। ये वर्दी नहीं है, टी-शर्ट है। तो मैंने कभी इसको पहना नहीं इससे पहले, जब तक मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तब तक मैंने इसको कभी टच नहीं किया। इस बात से मतलब कि और भी लोग होते हैं जो पहन लेते हैं ऐसे ही मस्ती मजाक में, बट मैंने कभी नहीं छुआ क्योंकि मुझे पता था कि इसको अर्न करना पड़ता है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना कि जब आप इन चीजों को बहुत ही दिल पे और अच्छे से दिमाग में बिठाओगे तब आपको उस चीज के लिए मेहनत करने की जो अंदर से एक मोटिवेशन होगी वो ज्यादा आएगी। अगर आप पहले से ही पहन के घूमोगे तो फिर आपको इतना इतना लगाव नहीं होगा, जितना आपको ऐसा लगेगा कि एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर इसको अपने शरीर पे लूंगा, तो फिर वो ज्यादा मोटिवेशन क्रिएट करता है। ठीक है। और आगे ये तो बात काफी करें, अच्छी बात आपने बताई। ये तो आपका काफी अच्छा एक जेस्चर, काफी अच्छा आपकी एक सोच है जो कि एक हाँ आपकी अच्छी सोच को रिप्रेजेंट करता है कि आपने इतनी रिस्पेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म को शुरुआत से दी कि आपको अर्न करना पड़ेगा और आप डिजर्व भी करते हो। आपको जो मिला है वो इसी चीज के लिए मिला है। थैंक यू मांशु। मतलब सर आपका जैसा आपने बताया आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था। तो सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि आपके जो मार्क्स थे वो कितने थे, ताकि स्टूडेंट को एक आइडिया लग जाए कि कितने मार्क्स सेफर साइड के ऊपर रहेंगे और किस सब्जेक्ट में वो ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो आप एक बार अपने मार्क्स अगर बता सके तो।
जी बिल्कुल, मेरे पेपर 1 में अराउंड 127 मार्क्स थे, पेपर 2 में 114 थे और इंटरव्यू में मेरे को 92 मार्क्स थे, तो टोटल जो बन के आ रहा था वो था 333। तो वो उस साल का जनरल का जो कट ऑफ था 325 था, तो उससे 8 मार्क्स ज़्यादा था। तो इस तरह से आप अगर इस तरह से स्कोर लेके आएँगे तो आप जनरल मेरिट से ऊपर आते हैं, तो आप बहुत ही सेफ साइड में मतलब गिरेंगे, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, फोर्स सिलेक्शन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने बताया कि आपके पेपर 2 में 114 मार्क्स थे, तो मैं भी स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि जैसा सर ने अपना जो स्कोर था वो 325 से ऊपर रखा, कोशिश पूरी करी, तो आपको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ होगी, उसकी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ होगी। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको जनरल की कट ऑफ को क्लियर करना है। इससे फायदा ये होगा कि इन द एंड आपको फोर्स सिलेक्शन उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आपकी मनचाही जो फोर्स है, जो आपने भरी है प्रेफरेंस के अंदर, वो आपको मिल जाएगी। तो सर आपसे सबसे पहले मैं आपकी पेपर 1 की थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी जानना चाहूँगा कि आपने पेपर 1 को किस तरह से किया? क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा कि जैसे आपका स्कोर 127 था, लेकिन आज का जो टाइम है 2021 का, 22 का, इसमें एक अलग ट्रेंड सेट हो गया है। लोग 150, 170, 180 बहुत आराम से टच कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 110, 120 पे रह गया है, तो उसका कितना चांसेस है कि वो सेलेक्ट हो जाए? क्योंकि मेरे सामने भी बहुत सारे डाउट ऐसे आते हैं जिसमें बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, 130 आ रहा है, तो क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा? तो थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए सर, पेपर 1 की। पेपर 1 का तो जैसे मैंने आपकी वीडियोज़ में भी काफ़ी बार देखा है कि आपने एक एनालिसिस किया हुआ है कि किस तरह से वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि क्या कट ऑफ रहता है। जिस तरह से डिफिकल्टी ऑफ लेवल, फिर कैंडिडेट्स कितने अपीयर हो रहे हैं, कितनी सीट्स हैं, उन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कट ऑफ। और फिर उस हिसाब से जैसे मुझे 127 मार्क्स पे मुझे 58th रैंक मिल गया, बट हो सकता है कि जी, 2021 में 127 मार्क्स लाने वाले का हो सकता है क्लियर ही ना हुआ हो, या फिर हो सकता जी, है उसकी उसको मिले तो बहुत नीचे मिले। तो ये चीज़ें इन फैक्टर्स को आप देख तो नहीं सकते और इन चीज़ों को आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। कंट्रोल इस चीज़ पे कर सकते हैं कि आप अच्छे मार्क्स खुद से लेके आएँ, ताकि हमेशा आप एक लाइक कट ऑफ से एक अच्छी-सी दूरी बना के रखें, ताकि आप मतलब बिल्कुल कट पॉइंट पे ना खड़े हों, आप काफ़ी आगे चलते रहें कट ऑफ से। तो उससे ये कर सकते हैं उसके लिए कि लाइक प्रिपरेशन पेपर 1 की जब आप शुरू करते हैं, तब आप अपना एक मतलब एक सेट करके रखिए गोल कि इतने मार्क्स आपको किसी भी हालत में आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हिसाब से जब तक 2020 का एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक का वही एवरेज स्कोर रहा था, 127 130 मार्क्स पे अच्छा खासा रैंक मिल जाया करता था। तो मेरा भी एम वही था कि वो इतना 127 130 मार्क्स आ जाए तो दैट विल बी इनफ फॉर मी। लेकिन आज के हिसाब से वो मार्क्स इनफ नहीं है, ठीक है? उस मार्क्स पे हो सकता है कि आपको रैंक मिले अगर आप किसी कैटेगरी पे फॉल करते हो तो। अदरवाइज़ आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अराउंड 140 150 लेके आएँगे तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप पेपर 1 की जब तैयारी करें तो पहले से ही ये एम सेट करके रखें। और दूसरी बात ये कि सिर्फ एम सेट करने से नहीं होगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको मतलब स्ट्रैटेजिकली आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वीक पॉइंट्स कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पॉलिटी पढ़ी और उसमें आपको कुछ मतलब आपने फिर उसमें कुछ टेस्ट्स लगाए, ठीक है? तो उसके बाद आपको कहीं भी अगर ऐसा लग रहा है कि उसके आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, गलती ज़्यादा हो रही है, तो आपका फर्ज़ ये बनता है कि आप तुरंत उस चीज़ को एलिमिनेट कीजिए, उन सारी गलतियों को, किस तरह से वापस से रिवाइज़ करके। तो इन चीज़ों से आपके मार्क्स जो हैं पेपर 1 में बढ़ते हैं, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ोगे और टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे, तो आपके बीच में एक गैप रह जाएगा आपकी पढ़ाई में और आपकी एप्लीकेशन में। ठीक है? और आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से सीरीज़ सॉल्व करोगे और उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे उन गलतियों को सही तरीके से, तो फिर वो भी आपकी ही गलती कहलाएगी। तो आपको पढ़ना है प्लस टेस्ट देना है, फिर वापस से पढ़ना है, फिर टेस्ट देना है। कहते हैं ना कि ईट, स्लीप, रिपीट वो कुछ तो होता है एक, तो उस तरह से यहाँ पे भी आपको और इसी में स्टडी, ही टेस्ट, रिपीट। बिल्कुल सर, और इसी में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। अगर आप टेस्ट नहीं भी लेना चाहते हो, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यूपीएससी के अलग-अलग एग्ज़ाम के, है ना सर? बिल्कुल, हुँ। मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के वक़्त सीएपीएफ के क्वेश्चन्स इतने सारे सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर वाले, सिविल सर्विस के सॉल्व किए हैं, एनडीए के सॉल्व किए हैं, सीडीएस के सॉल्व किए हैं। तो मतलब कि वहाँ पे तो कोई खत्म ही नहीं होता, कुछ एक ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन्स वहाँ पे अवेलेबल है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज़, अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्री सोर्सेज़। ऐसा भी नहीं है कि आपको पे करना पड़ेगा, फ्री सोर्सेज़ आपको मिल जाएगा और आप उन चीज़ों को यूज़ करो और आप मतलब एक्सेल कर सकते हो पेपर 1 में।
बिल्कुल सर। सो बेसिकली आपकी जो स्ट्रेटेजी है पेपर वन की, वो मोर और लेस सिलेबस लिमिटेड रख के अपने सोर्सेज को पढ़ना, प्रैक्टिस करना फ्रॉम क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और बाकी अपना टारगेट जो है एक सेट करके रखना, लाइक आपका 140 150 रहे। मेरा भी मानना यही है कि 150 तक आपका आज के टाइम पे टारगेट होना चाहिए। अगर आप 150 मार्क्स पेपर वन में स्कोर कर रहे हो, देन आपको, आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि आप सिलेक्ट हो जाओ। 150 से नीचे फिर आपको पेपर टू और इंटरव्यू में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो ये थी अनिल सर की पेपर वन की स्ट्रेटेजी। अब हम सर से पूछते हैं कि सर ने पेपर टू में किस तरह से फोकस किया, किन किन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, जो, क्योंकि सर का जो स्कोर है पेपर टू का वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं अपने स्कोर के बारे में बात करूं, मेरा स्कोर सिर्फ 91 मार्क्स था और सर के 114 मार्क्स है। तो आप देख लो कि सर कितने ज्यादा मार्क्स ज्यादा है, लगभग जो है आप 20 से भी ज्यादा मार्क्स उनके मेरे से ज्यादा है। तो कैसे सर ने पेपर टू के ऊपर ध्यान दिया, कैसे प्रिपरेशन करी, क्या चीजों पे ध्यान दिया, वो सर से पूछते हैं। सर आप पेपर टू की स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा बताइए अपना, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, इवेल्युएशन, और थोड़ा सा कुछ और सजेशन जो एक्स्ट्रा किए जा सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि आप अपने साथ के जो लोग हैं, जो लोग आपके दोस्त हों, जो प्रिपेयर कर रहे हों, उनके साथ एक ग्रुप बनाइए। वो बहुत हेल्प करता है आपको, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा आपको फीडबैक शायद ही कोई दे सकेगा। आपका दोस्त जो है आपको मतलब बुरा-बुरा भी बोल सकता है और आप बुरा भी नहीं मानोगे। अगर आपको आंसर उसने पढ़ा, आपका आंसर, और उसने आपको कोई नेगेटिव फीडबैक भी दिया, तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा और आप फिर उसको उस चीज़ पे काम कर सकते हो। तो इस तरह का एक ग्रुप होना, पीयर का ग्रुप होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? और दूसरा ये कि प्रैक्टिस इज़ द की, ठीक है? मैंने जो पेपर 2 की प्रिपरेशन की थी, तो वहाँ पे पहले तो मैंने ये किया कि जो भी टॉपिक होता था, ठीक है? मैं एकदम बेसिक से आपको बताता हूँ कि पहले तो जो टॉपिक हुआ उसको उठाइए, ठीक है? उसके बारे में काफ़ी थोड़ा-सा रिसर्च कीजिए, मतलब जितना हो सके आपकी तरफ से उतना, कि ये 2 आर्टिकल्स पढ़ लिए, 3 आर्टिकल्स पढ़ लिए, डायरेक्टली लिखने मत बैठ जाइए, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है? आपको एक्सपर्ट बनना है, इस प्रोसेस के दौरान बनना है, आप पहले से नहीं है, ठीक है? तो आपको 2-3 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आपको एक सैटिस्फैक्शन आ जाए कि हाँ, आपके पास इनफ मटेरियल आ चुका है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। उन चीज़ों को आप नोट कीजिए। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई कोड बोला तो वो नोट कीजिए, कोई डेटा आपको मिल गया वो नोट कीजिए। और ये नोट्स जो हैं ये आपके एग्ज़ाम के दौरान, पूरे प्रोसेस के दौरान आपके पास होने ही चाहिए। आपको ये लाइक कंटीन्यूअसली रिवाइज़ करना है। सिर्फ पेपर 1 को रिवाइज़ करते हैं लोग, पेपर 2 की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं रहता। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। ठीक है, तो पेपर 2 के भी जो नोट्स बनेंगे वो भी रिवाइज होनी चाहिए, क्योंकि जो डेटा ये आपको मतलब याद करना है, याद इस तरह से करना है कि आप पेपर में वो सही डेटा लिख सको। पेपर में गलत डेटा लिखोगे तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक जो है आपने पहले तो उसके बारे में रिसर्च किया, नोट्स बना लिए, फिर आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के हिसाब से अपना एक टाइम सेट करके आप फिर उसको लिखो, जितना याद आता है, जितना हो सकता है लिखो, ठीक है? फिर आपस में एक-दूसरे के साथ शेयर करो और उन चीज़ों को फिर देखो कि कहाँ गलतियाँ रह गई हैं। फिर यहाँ इतने सारे आपको फ्री सोर्सेज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब में, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे में कैसी-कैसी चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो उन चीज़ों के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ठीक है? फ्रीली अवेलेबल है, उन चीज़ों को आप देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल रिपोर्ट में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे आपको मतलब पास्ट टेंस में लिखना होता है, क्योंकि इंसिडेंट हो चुका है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और तीसरी बात ये जो मैंने पहले भी बताई है, मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी, ठीक है? अगर आज मुझे कोई बोले कि प्रैक्टिस से काम नहीं बनता, तो मैं बिल्कुल उससे मैं सहमत नहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी। मैं आपको बताता हूँ कि 2009 से 2019 तक का जितना भी पेपर 2 का था, प्रीवियस ईयर पेपर 2 थे, सबको मैंने सॉल्व किया है, ए टू ज़ेड, ठीक है? ये सिर्फ यहाँ नहीं रुका मैं। इसके बाद मैंने सीआईएसएफ जो एलडीसी का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट करती है, सिमिलर पैटर्न होता है उसका भी। तो उसमें से क्वेश्चंस उठा के मैंने पेपर 2 के सॉल्व किए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, प्रेसी होता है, काफ़ी हार्ड प्रेसी होता है उसमें, कॉम्प्रिहेंशन होता है, उन चीज़ों को मैंने सॉल्व किया है। तो जब मैं एग्ज़ाम में बैठा, जो मेन एग्ज़ाम था 2020 का, उस वक़्त मुझे ऐसा लगा कि यार ये कैसे क्वेश्चन दिए हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। लेकिन वहीं जब मेरे दोस्तों से मैंने बात की बाहर आके, तो वो बोल रहे हैं यार काफ़ी हार्ड टर्म्स आ गया था, कुछ इंग्लिश में कुछ हार्ड टर्म्स आ गए थे। जैसे अनकॉन्सिक्वेंशियल ऐसा कोई टर्म आ गया था, तो लोग थोड़ा-सा डर गए थे कि ये टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है? लेकिन उस जगह में मैंने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही इतनी कर रखी थी कि मेरे लिए उतना कोई बहुत ज़्यादा केक वॉक हो गया था वो, ठीक है? तो मैं तो यही इस बात पे फ़ोकस हमेशा करता हूँ कि प्रैक्टिस इज़ द की, ठीक है? और लेकिन हाँ, राइट डायरेक्शन में, अगर आप गलत प्रैक्टिस किए जा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। आपको पहले तो प्रैक्टिस कर रहे हो, गाइडेंस लो कि क्या चीज़ गलत कर रहे हो,
उन चीजों पे फिर आप वर्क करो और फिर उस प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए तब तक। तो सर एक कंपोनेंट तो ये हो गया कि आपको पेपर 2 की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सको। मैं भी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ। और रही बात फॉर्मेट की, तो मैं सभी स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट राइटिंग तीनों के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर हाउ टू राइट ऐसे, आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग एक बार जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखें। अब सर से पूछते हैं कि सर ने पेपर 2 के लिए पढ़ा कहाँ से। ये तो हो गया प्रैक्टिस वाला कंपोनेंट कि सर ने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को काफी ज्यादा किया। अब सर थोड़ा ये बताइए कि आपने पेपर 2 के लिए सोर्सेज क्या फॉलो करे, क्या चीजें थी जो आपने पढ़ी? कोई बुक थी, कोई न्यूज़पेपर था, कोई मैगजीन थी, या जो भी आपने जो भी सोर्सेज फॉलो किए उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैंने न्यूज़पेपर तो द हिंदू मैंने डेली रीड की है, ठीक है? और एडिटोरियल्स पे मेरा खास ध्यान रहता था और जो भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक जो भी न्यूज़ है, उन चीज़ों में मेरा ध्यान रहता था। उनमें जो भी इम्पोर्टेंट सा लगता था, मैं नोट उसका बना लेता था, क्योंकि वो कहीं न कहीं मुझे पता था कि पेपर 2 में काम आना है, ठीक है? तो वो जिस तरह से मैंने बोला कि आप जो है एक काम कर सकते हैं कि टॉपिक वाइज़, फॉर एग्जांपल थीम वाइज, नॉट टॉपिक वाइज, थीम वाइज, फॉर एग्जांपल वुमेन रिलेटेड इश्यूज, फिर चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, इस तरह से आप अलग अलग अपने थीम वाइज वो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? उनमें आप जो भी न्यूज आ रहा है उसको आप कैटेगरिकली आप उसमें डालते जाइए, और आपका एक देखना, आप जब 4 महीने 5 महीने बाद उस पर्टिकुलर बुक को निकालोगे, खोलोगे, तो आपको लगेगा अरे ये कब बन गया पता भी नहीं चला। हर दिन की मेहनत होगी उसमें आपकी, ठीक है? एक एक दिन एक एक कतरा बनाएगा आपका वो नोट्स, ठीक है? फिर वो चीज़ आपका काम आएगा जब आप पेपर 2 के जब आप आंसर्स लिखने जाओगे, तो वहाँ से आपको डेटा, कोट्स, इन्फॉर्मेशन, आर्ग्यूमेंट्स अलग-अलग लोगों के, जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल देता रहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई स्कीम आया, अभी गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है, तो बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन आएगा, वो सपोर्ट में बोलेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्कीम के। तो आपको वो सपोर्ट के वाले जो आर्ग्यूमेंट्स है वो लिख लेने हैं अपनी तरफ। फिर राहुल गांधी जो है वो अपोजिशन की लीडर है, तो वो आएँगे, वो बोलेंगे कि इस स्कीम की क्या खराबियाँ हैं, तो वो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स में अगेंस्ट में लिख दोगे। इस तरह के आपके मतलब दोनों तरफ के सोच आपकी, मतलब दोनों तरफ के जो जो भी उनकी लाइक थॉट्स, आइडियोलॉजीज हैं पर्टिकुलर स्कीम को लेके, वो आपको मिल जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से अपनी एक राय बना के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? तो इस तरह का आप बैलेंस्ड अप्रोच लेके न्यूज़पेपर से नोट्स बना सकते हो। और फिर उसके बाद सेकेंडली कि मैं जब करंट अफेयर्स की कोई भी मैगज़ीन फॉलो करता था, उसमें से भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन निकालता था, क्योंकि आप जब ऐसे लिखते हो या फिर आर्गुमेंट लिखते हो या फिर रिपोर्ट लिखते हो, ऐसा माना जाता है कि अगर आप करंट से रिलेटेड अगर चीजें लिखते हो, तो काफी इफेक्टिव मतलब वहां पे होता है। अच्छे से आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली कोई भी इंसिडेंट हुआ, तो उस इंसिडेंट को अगर आप करंट का मतलब एक रूप दे सकते हो, तो वो बहुत अच्छा फील करवाता है। किसी भी इंसान को पढ़ता भी हो, इंफॉर्मेटिव भी फील करेगा, ठीक है? और साथ में वो ये भी समझ में आ जाएगा उसको कि आपने काफी ज्यादा, आपको अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस, जिस पर्टिकुलर चीज की वहां पे चेकिंग होती है, ठीक है? वो जो आपका पेपर होता है वो इंग्लिश प्लस एज वेल एज जनरल अवेयरनेस की चेकिंग होती है, तो वो दोनों चीजों का आपका एक मतलब दिखेगा वहां बिल्कुल पे सर, एग्जाम। बिल्कुल सर। तो बेसिकली पेपर 2 की प्रिपरेशन का जो प्रैक्टिस के अलावा दूसरा कंपोनेंट आपका था न्यूज़पेपर को रीड करना, उसमें से टॉपिक्स को एनालाइज करना, थीम्स को आइडेंटिफाई करना। मैं भी अपनी वीडियोस के अंदर मैंने बोला, मैंने पहले भी थीम्स आप लोगों को बताई है कि आपकी कुछ 8-10 थीम्स हैं। आप मेरी पेपर 2 की प्लेलिस्ट है, उसको जाके चेक कर लेना, उसमें आपको थीम्स मिल जाएंगी। कौन, मैंने किसी वीडियो में बताया, मेरे को याद नहीं अब किस वीडियो में बताया। तो कुछ 8-10 थीम्स हैं जो कि मैं आप उन थीम्स को आइडेंटिफाई करो, उनसे रिलेटेड जो भी आपको मिलता है उसको नोट करो न्यूज़पेपर के अंदर से। कुछ बहुत बार एडिटोरियल के अंदर कुछ डेटा आ जाता है, कोई कमिटी का नाम आ जाता है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, कोई प्री प्री मेड आपको ऐसे बने बनाए आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मिल जाते हैं, जिसको आप डायरेक्टली उठा के अपने नोट कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत किया ये काम। और मैं भी अपना मैं भी अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जब कोई भी एग्जाम हो, 2021 का हो, 20 का हो, 22 का हो, मैं जब ब्रेक होता था पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में, तो मेरे पास भी एक नोटबुक होती थी। सब लोग अपना बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मैं अपना कोने में बैठ के अपना वो कॉपी में जो लिखा हुआ है, जो डेटा लिखा हुआ है, जो कमेटी के नाम, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, कोर्ट्स और जो एग्जाम्पल्स, वो सारे नोट कर रहा होता है मैं। और यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि यहीं पे आप कुछ हिंदी श्लोक होते हैं, कुछ श्लोक होते हैं आपके, जैसे वसुदेव कुटुंबकम, इस तरह के कुछ और श्लोक भी होते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखीना करके, मैं इनको भी बहुत यूज करता था अपने आंसर्स के अंदर। ऑल दो सर जितने मार्क्स तो नहीं आए, रही होगी कुछ ना कुछ कमी रही होगी, बट कोई बात नहीं, मैंने अगली बार उसको ठीक करने की कोशिश करी। आप लोगों को भी यही रिकमेंडेशन है, ठीक है? तो इसके अलावा सर मैगजीन का कितना रोल है? जो आपने बताया कि पेपर 2 की जो मैगजीन आपने पढ़ी,
तो मैगजीन भी पढ़ना कंपलसरी है, उसको इग्नोर किया जा सकता है, सिर्फ न्यूज़पेपर से पेपर 2 हो जाएगा सफिशिएंट? अब मैगजीन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मतलब काफी सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं, वो क्या करते हैं कि आपको जो एक पर्टिकुलर टॉपिक कोई करंट में है तो उसका एक बैकग्राउंड भी आपको बना के देते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो उससे बहुत हेल्प मिलती है कि आपको वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करके आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वहीं बना बनाया बैकग्राउंड मिल जाएगा कि वो टॉपिक कहाँ से आया, क्यों आया। वो फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई न्यूज आई तो आपको वो रिसेंट इंसिडेंट भी बता देंगे कि क्या हुआ है, उसके साथ प्रेसिडेंट के बारे में बता देंगे कि प्रेसिडेंट किस किस आर्टिकल के तहत काम करता है, कौन से इमरजेंसी के पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स है, जिस तरह से भी जो भी पावर्स हैं उनके पास, तो वो सारे के सारे पावर्स आपके लिए बता देंगे। तो आपको वापस से लक्ष्मीकांत ओपन करके वो सारी डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो वही ब्रीफ रिविजन वहीं तुरंत हो जाएगा। तो ये हेल्पफुल होता है वहां पे। और फिर इस तरह से शॉर्ट नोट्स आप जब वहां पे भी यूज करोगे लिखते वक्त भी, तो आपको वहाँ हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत में लंबी तरीके से लिखा हुआ है। और ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी इनको पेजेस कम पेजेस में करना होता है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो उन चीजों से आप भी सीखोगे कि किस तरह शॉर्ट फॉर्म में अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना है, तो वो हेल्पफुल होता है। ठीक 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 है सर। तो मतलब पेपर 2 के आपके सोर्सेज जो है, थोड़ा मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर हो गई, बाकी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो गई, एंड वैल्यू एडिशन हो गया। जैसा सर ने बताया, वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, या जो भी सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हो, उनके थ्रू आपको वैल्यू एडिशन जरूर करना है। दूसरों से अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ अलग लिखना पड़ेगा, और वो अलग क्या होता है? कोट से शुरू करना, क्वेश्चंस पूछना अपने एस्से के अंदर। एक मैंने सर के कुछ आंसर देखे हैं, और सर ने मेरे को काफी हेल्प भी किया है, तो उसके अंदर मैंने देखा है कि सर अपने आंसर्स के अंदर क्वेश्चंस पूछते हैं एस्से के अंदर। आपको भी एक हैबिट जो है वो डेवलप करनी है। इसके साथ साथ आपको डेटा जो है वो प्रिपेयर करना है, याद करना है, नोट करना है। सही होना चाहिए, गलत डेटा लिखने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी तरह के डेटा होते हैं, एनसीआरबी का डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, कोई रिपोर्ट आ गई, ठीक है, किसी तरह के कोई एक्सपर्ट के द्वारा कोई डेटा बताया गया है, राज्यसभा के अंदर किसी कमेटी के द्वारा कोई डेटा दिया गया, तो ये सारा आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है। अब सर से पूछते हैं कि सर का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, सर ने इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करी, और कैसा उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है। तो सर अपना थोड़ा इंटरव्यू के बारे में भी बताइए कि आप कैसे आपने प्रिपेयर किया। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मेरी यूं समझ लीजिए कि जो आप पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो उस वक्त ही आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी चलती रहती है, क्योंकि इंटरव्यू के वक्त आपको इन चीजों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी करंट न्यूज के बारे में पूछा जा सकता है, कोई करंट इवेंट। फॉर एग्जाम्पल मुझे रॉकेट और मिसाइल के बारे में मतलब डिफरेंस पूछ लिया गया था, ठीक है। उस वक्त काफी मतलब बात चल रही थी रॉकेट्स की और मिसाइल्स की परचेजिंग वगैरह के बारे में, तो उस वजह से मुझे वो क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इस तरह से आपको भी करंट वगैरह जो आप करंट न्यूज वगैरह पढ़ते हो तो उससे इतना आपको मतलब इंफॉर्मेशन निकालना है कि आप फिर उस चीज से कैसे भी तरह का क्वेश्चन आए, फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 में आया कोई क्वेश्चन, पेपर 2 में कोई क्वेश्चन आया, या फिर इंटरव्यू में आए, तो आप तीनों ही सूरतों में उसको अच्छे से मतलब अटेम्प्ट कर सको, बोल सको, लिख सको, ठीक है। और दूसरा ये कि मैंने यूपीएससी का हम लोग एक डैफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं आफ्टर क्लियरिंग पेपर 1 पेपर 2। जब रिटर्न क्लियर कर लेते हो बिफोर फिजिकल्स एंड मेडिकल्स, आप डैफ भरते हो, तो उस पे मैंने काफी ज्यादा फोकस किया था, वर्ड टू वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड। वहां पे ऊपर लिखा होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहां से मैंने यूनियन से शुरू किया कि यूनियन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, यूनियन हमारा फेडरेशन क्यों नहीं है, और अमेरिका जो है वो फेडरेशन मतलब वो यूनियन क्यों है, किस तरह से यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स है, किस तरह से बना, हमारा ये क्यों नहीं है। इस तरह से जो हम लोग पॉलिटी में काफी चीजें पढ़ते हैं तो वहाँ चीजें आई। फिर पब्लिक, फिर सर्विस, फिर कमीशन, जो कमीशन अलग अलग कमिटीज होती हैं उनके बारे में फिर मैंने पढ़ा। तो इस तरह से मैंने वर्ड बाय वर्ड वहां से डैप से उठाया और पढ़ा, और वही हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वहीं से, क्योंकि उनके सामने पैनल जो होता है उनके सामने आपका डैप वो पढ़ा हुआ होता है, तो वहीं से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके पूरे डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका नाम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम हनीफ है, तो मैंने अपने नाम का मतलब पता कर रखा था, मेरे नाम से और कौन कौन लोग हैं फेमस हैं कोई, तो उनका मैंने पता कर रखा था, उनके बारे में पढ़ रखा था। फॉर एग्जांपल मेरे नाम से कैप्टन हनीफ थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो एक पलटन मतलब एक टुकड़ी थी उसको लेके आगे बढ़े थे, तो मैंने वो भी कर लिया था। शहनवाज मेरे नाम पे बीच में आता है, तो वो वहां से आ गया था। तो सॉरी, कैप्टन हनीफ नहीं, कैप्टन शाहनवाज थे, तो वहां से मैं आया था। फिर उसके बाद हनीफ जो है वो ये एक परमवीर चक्र भी है शायद, उनका
आई डोंट रिमेम्बर, परमवीर चक्र हैं कि कोई और मेडल मिला हुआ है उनको। तो इस तरह से आपको पता होनी चाहिए कि आपके नाम से अगर कोई लेजेंडरी कोई है, किसी ने अच्छा काम किया है, कोई पॉलिटिशियन फेमस है, कोई लीडर है, तो उनसे आपको उनका इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। इस तरह से मैंने हर एक चीज का प्रिपेयर किया था। लाइक आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस सिटी से बिलोंग करते हो, वहाँ के प्रॉब्लम्स मुझे पूछा गया था कि असम में कौन कौन सी चीजें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं असम से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पूछा गया था कि असम में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हैं। आज के टाइम पे कोई भी यूथ हो तो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज की कमी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत कम है वहाँ पे, और जो एग्रीकल्चर होता है वो उतना ही लाभदायक नहीं होता, बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि बहुत ही मतलब कि सिंपल वाले एग्री क्रॉप्स होते हैं, और वो खुद के ही कंजम्पशन के लिए लोग ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है वो ज्यादा हो गया है, लोगों के पास बड़ी जमीनें नहीं रही, छोटी छोटी हिस्सों में कट गई है वो। तो इस तरह की आप प्रॉब्लम्स आपको अपने स्टेट की, अपने सिटी के पता होनी चाहिए, तब जाके आप लाइक आंसर कर पाओगे। इस तरह से आपको हर एक चीज आपसे अपने आप से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपसे वहां पूछा जाता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि like apart from being a child of CISF person, why do you want to become an assistant commandant in the CIS or in the CAPF? मतलब कि इसके अलावा कि उनको पता था कि मैं यही रीजन देने वाला हूँ कि मेरे पापा CISF में है, तो उन्होंने डायरेक्टली यही पूछ लिया मुझे कि CISF में तुम्हारे पापा हैं, उस रीजन के अलावा बताओ, बाकी के रीजन बताओ। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग, हो सकता है कि आपको आपके जो आंसर है, बने बनाए आंसर को तोड़ दें और आपको फिर नए तरीके से सोचने में मजबूर कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं तो ये सोच के गया था, पहला तो यही बताऊंगा कि मेरे पापा CISF में, वहां से इंस्पिरेशन मिली, लेकिन उन्होंने मेरे पहले ही वो जो है वो उन्होंने उखाड़ दिया विकेट कि ये तो हटा ही दो, या इसके अलावा रीजन बताओ। तो इस तरह से आपको इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सो मेन बेसिकली आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन से रिलेटेड आपका कहना है कि हमें लैब के ऊपर फोकस करना चाहिए मेनली, और दूसरा अपना करंट इवेंट जो है उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, और तीसरा इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये तीन मेन कंपोनेंट है जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं अभी 2021 के अंदर, या फिर 2022 के अंदर, या जब भी कभी देंगे। अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आपका इंटरनल सिक्योरिटी एंड आपका करंट अफेयर्स। इन तीनों के ऊपर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हर एक कंपोनेंट को, जैसा सर ने बताया कि यूनियन, पब्लिक, हर एक वर्ड को, ढोलपुर हाउस, ठीक है, आपके नाम का मतलब, आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ अगर यूनिक है तो, आपका कुछ ईयर ऑफ बर्थ कुछ यूनिक है तो, आपके कॉलेज के जो नाम है, जैसे मेरे कॉलेज का नाम नेताजी सुभाष है, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो मेरा पहला सवाल बैठते ही उनके सामने कि नेताजी सुभाष का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो ये सवाल था। और तो ये थी सर की इंटरव्यू की स्ट्रेटजी। इंटरव्यू के लिए सर ने इस तरह से स्कोर किया। सर आपके इंटरव्यू के मार्क्स कितने थे सर, आप एक बार बता दे तो। मेरे को 92 मार्क्स थे आउट ऑफ 150। ओके 150 होता है अपना टोटल मार्क्स। ठीक है सर। और सर मीडियम मीडियम क्या था आपकी, मीडियम ऑफ इंटरव्यू इंग्लिश था या हिंदी था? हाँ, इसमें काफी ज्यादा एक मिथ होता है लोगों के अंदर कि लैंग्वेज बहुत ही बड़ा बैरियर होता है, बट मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज बड़ा बैरियर होता है। आप किसी भी लैंग्वेज में बताएं, आपके आइडियाज क्लियर होने चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। मैंने क्या किया कि मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया, और कहीं कहीं ऐसा हो रहा था कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने उस चीज को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, बिना झिझके, बिना रुके मैंने हिंदी में वो बता दिया, और फिर तुरंत मैंने इंग्लिश में अपना अगेन कन्वर्ट कर लिया अपने आप को कि इंग्लिश में वापस शिफ्ट हो गया मैं। ठीक है, जहां भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हिंदी वर्ड, ये इंग्लिश वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, मैं उस वक्त हिंदी में समझा के फिर अगेन इंग्लिश में शिफ्ट हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी अच्छी तरह बात कर सकता हूँ, हिंदी में भी। बट मुझे जहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हुआ, वहां मैंने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी लैंग्वेज मुझे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगा, मैंने वो बता दिया, फिर वापस से इंग्लिश में मैं शिफ्ट हो गया। बिल्कुल सर। ये जो डाउट है ये तो सबके मन में ही रहता है, मेरे मन में भी है। मैं भी इंटरव्यू देने वाला हूँ, फिर भी मेरे मन में डाउट है कि इंग्लिश है या हिंदी है। ऑल्दो मुझे पता है कि हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। संतोष सर का भी हम इंटरव्यू ले चुके हैं, 110 नंबर उनके हिंदी के बाद भी थे, हिंदी में देने के बाद भी। और मेरे काफी सारे फ्रेंड ऐसे जिन्होंने बहुत अच्छा भी दिया, लेकिन स्टिल इंग्लिश में उनको 105 या 100 या 95 मिले। तो लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी थोड़ा डाउट रहता है। चलो, इस डाउट को सर ने जैसा बताया क्लियर कर दिया है। किसी तरह की आपको कोई मिथ रखने की जरूरत नहीं है इंग्लिश और हिंदी को। अब सर से थोड़ा पूछते हैं कि सर का सिलेक्शन अब हो गया है। अभी सर की ज्वाइनिंग लगभग जो है वो 1-1.5 साल के बाद आई है, 1 साल 3 महीने के बाद आई है। और उसका रीजन मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ कि CISF का कोई एक केस था जिसमें इंस्पेक्टर्स का प्रमोशन टू असिस्टेंट कमांडेंट पेंडिंग था। उस वजह से, केस की वजह से सर की जो अपॉइंटमेंट थी और 2021 के इंटरव्यू एंड 22 के फिजिकल मेडिकल सब पोस्टपोन हो गए थे।
अभी वो सब ठीक हो चुका है, तो सर की अभी ज्वाइनिंग आ चुकी है लगभग 1-1.5 साल के बाद। तो सर से पूछते हैं कि सर ने ये टाइम किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखा, सिलेक्शन होने के बाद भी 1 साल पे घर पे रहना, वो फेज कितना डिफिकल्ट था, और अभी कितने एक्साइटेड है वो, क्योंकि अभी 3-4 दिन के अंदर इनको जाना है, इनकी ज्वाइनिंग जो सर की वो आ गई है, तो ये जाने वाले हैं। तो सर से पूछते हैं इसके बारे में। सर बताइए थोड़ा। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसा था कि पहले से लोग सपना देखते हैं कि एक बार मेरिट में नाम आ जाए तो फिर चांदी चांदी है, फिर कोई रोना नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे जो बैच है सीएसएफ वाली, उसने काफी ज्यादा इस चीज को मतलब झुठला दिया है कि मेरिट के बाद भी आपको हो सकता है कि रोना पड़े थोड़े दिन। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि आपको खुशियां मिले, बट एक ऐसा भी टाइम आपको आ सकता है, तो आपको स्ट्रांग रहना है। क्योंकि ये जो है ये एग्जाम्पल है, इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा, या हुआ भी होगा तो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। बट मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि ऐसा भी हो सकता है आपके साथ भी, कि आपकी मेरिट लिस्ट के बाद भी आपको ज्वाइनिंग ना मिले कुछ महीने, कुछ एक आध साल। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि वो होना ही है। लोग आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, लोग ये बोलेंगे कि आप इसकी आशा छोड़ दो, कोई और नौकरी की तैयारी करो, क्योंकि ये नहीं होगा। लेकिन ये आपको कभी भी सोचना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि आपकी ये हवा मजाक मजाक में एग्जाम नहीं ले रहा है। आपका जो एग्जाम हो रहा है और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है, आप जो सिलेक्ट हो रहे हो, उसका कोई ना कोई मतलब बनता है, ऐसे ही नहीं सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो 1 साल हो, 1.5 साल हो, आपकी नौकरी फिक्स है। फिर आपको उस वक्त, आप उस दौरान आपको टाइम को अपने स्पेंड करने के लिए कुछ और करो। अगर आपके पास और कोई हॉबीज है तो उनको डेवलप करो। ठीक है, तो उन चीजों से आप अपना टाइम जो है स्पेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे थोड़ा सा टीचिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो मैंने टीचिंग वगैरह की, गाइडेंस वगैरह किया, लोगों के साथ इन्वॉल्व हुआ, उनको सीएपीएफ के बारे में बताया कि किस तरह से एग्जाम होता है, कैसे लिखना होता है। तो इन सब चीजों से मेरा टाइम जो है वो स्पेंड हुआ। ठीक है, बहुत हद तक। तो आप भी इन चीजों को कर सकते हो, आप रनिंग वगैरह में ध्यान दे सकते हो। आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको पता ही है कि 1 साल या 1.5 साल जब भी आपका हो, आपको आना ही है। वैसे तो अभी इतना टाइम लगता नहीं है, ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस हो गया था इसीलिए। अदरवाइज ये आप आपने अगर अपडेट लिया होगा तो बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी की ट्रेनिंग जो है वो सितंबर लास्ट ईयर से शुरू हो चुकी थी। तो उनको तो बहुत कम टाइम में ही अपॉइंटमेंट मिल गया था। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से सिलेक्ट होते हो तो आपको ज्यादा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप जल्दी ही लाइक अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और आप फिर ज्वाइन कर लोगे। तो उस दौरान आपको फिजिकली अपने आप को मतलब बूस्टअप रखना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम हो गया, क्लियर हो गया, आप घर बैठ गए। फिजिकली अपने आप को मतलब रेडी करते रहो, क्योंकि जो अपना ट्रेनिंग होता है थोड़ा सा हार्ड होता है। क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं होगे तो हार्ड लगेगा आपको, और आप फिजिकली अगर अपने आप को लाइक रखते हो मोटिवेटेड फिजिकली, तो फिर वो आपको वहां पे कोई इशू नहीं आएगा। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो टू बी मोटिवेटेड। ठीक है सर। तो अभी सर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी आप कितने एक्साइटेड हो, क्योंकि अभी आप 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अभी जाने वाले हो, ज्वाइन करने वाले हो एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, ट्रेनिंग पे जाने वाले हो। तो अभी आप, क्या चल रहा है आपके मन में, कितना एक्साइटमेंट आपको हो रही है उस चीज को लेकर के जिसका आपने 1 साल तक इंतजार किया है? ऐसा होता है कि हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, उनके कुछ सपने होते हैं एक पर्टिकुलर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली का था कि बेटा सिलेक्ट तो हो गया असिस्टेंट कमांडेंट में, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं आ रहा है। तो उस वजह से एक गैप सा था मन में कि यार कब आएगा कब आएगा। बट अब जब आया है तो सब लोग बहुत खुश हैं कि आ गया है बेटा, अफसर बन गया है। तो ये चीज हर मिडिल क्लास फैमिली के साथ होता है। अपर क्लास के बारे में मुझे नहीं पता, कि मैं तो हूँ नहीं, वहां से बिलोंग नहीं करता, तो उनकी फीलिंग्स के बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मिडिल क्लास के बारे में मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर नौकरी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं, कि आपको अगर घर लेना है तो अच्छा बेटे की नौकरी लग जाए तो फिर घर ले लेंगे। अगर गाड़ी लेनी है तो बेटे की नौकरी मिल जाए, तो बेटे की नौकरी लग जाए तो फिर गाड़ी ले लेंगे। तो इस तरह से हर चीज के इर्द, मतलब एक नौकरी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं। तो वो चीज जब हमको मिली है तो सब बहुत खुश हैं, और उसी चीज के एक्साइटमेंट भी है। और मैं खुद सीआईएसएफ वाले कॉलोनी में ही मैं रहता हूँ पापा के साथ। तो फिर आसपास वाले लोग भी पूछते रहते हैं कि और बेटा आगे आप तो आप साहब बन जाओगे, सैल्यूट मारना पड़ेगा आपको, ये वो इस तरह की बातें सुन के भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मतलब कुछ कर करा है मैंने। तो वो अच्छा लगता है। ठीक है सर। तो ठीक है, तो ये था सर का सारा एक्सपीरियंस। अब सर से थोड़े बहुत सजेशन पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका एग्जाम आने वाला है सीएपीएफ 2023 का, और नोटिफिकेशन भी जल्दी रिलीज आने वाला है। तो सर, आप कुछ सजेशन जो स्टूडेंट्स को इन दी एंड देना चाहो, जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को ये तो करना ही चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, और इस तरह से वो अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं और इन दी एंड फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। सर कुछ सजेशन जो कि आप देना चाहते हो।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा कि अपने जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना आपके, वो आप पहचानो कि आप किस चीज में बहुत अच्छे हो। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, रीजनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको अपनी मैथ्स और रीजनिंग की पकड़ बहुत मजबूत बनानी पड़ेगी, क्योंकि उससे आपको काफी मतलब कि बूस्टअप मिल जाएगा बाकियों के मुकाबले। बहुत सारे लोग होते हैं, मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जो मैथ्स और रीजनिंग से डरते हैं, ठीक है, उसके उस नाम से ही कपकपा जाते हैं कि यार मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे तो कैसे सॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको साइंस में अपनी पकड़ बनानी है। कोई आर्ट्स वाला बैकग्राउंड रखता है तो उसको ये ध्यान रखना है कि अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये तो आपकी बैकग्राउंड वाले हैं सब्जेक्ट्स हैं, और वो तो हम साइंस वाले आते हैं तो हमको थोड़ा दिक्कत होती है। अदरवाइज आर्ट्स वाले बैकग्राउंड को तो ये इनमें दिक्कत नहीं होगी, तो उनको ये लो हैंगिंग फ्रूट्स जो है अपने ये पहचानने हैं और इन पे एक्ट करना है, इन पे। क्योंकि आप ये देखो, ये चीज आपको गांठ मारनी है अपने दिमाग में कि आपको 250 आउट ऑफ 250 नहीं चाहिए, ठीक है, 250 में से आपको चाहिए 140 150 मार्क्स। तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जहां पे आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन, ये जो सब्जेक्ट है ये आप पकड़ के चल सकते हो, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके आप आगे बढ़ो और उस पर 100% दो कि वहां से कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। इन चीज को आप ध्यान रखो फर्स्ट। और सेकंड की ये कि जहां से हो सके फ्री अवेलेबल हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप टेस्ट सीरीज लो, लेकिन टेस्ट सीरीज लो और उसको सॉल्व करो। और ये नहीं कि बस सॉल्व करके रख दिया उसको। मेरा ये हमेशा से रहता था कि मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मैं ये भी नहीं सोचता था कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। अगर गलती हो रही है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जब तक एग्जाम वाले दिन से पहले जितनी गलतियां कर सको करो, क्योंकि आप सुधार सकते हो खुद को उस चीज के लिए। लेकिन एग्जाम वाले दिन आपसे गलती एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, उस दिन आपसे गलती एक्सपेक्टेड नहीं है। उससे पहले आप जितनी हो सके गलतियां करो, पेपर 1 में करो, पेपर 2 में करो, गलतियां करो और उसको सुधारो, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। टेस्ट सीरीज ना भी लो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो लाइक क्वेश्चन मतलब कि वो मल्टीपल चॉइस वाले जो फॉर्मेट जो होता है टेलीग्राम में अवेलेबल होता है बहुत सारे चैनल्स में, तो उसको सॉल्व करो और उसका फिर जो सही आंसर है उसको डिटेल में पढ़ो, और जो गलत आंसर्स भी हैं, जो ऑप्शंस गलत है, उनके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो उन चीजों के बारे में रिसर्च करो। क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं वहीं से काफी बार, तो ऑप्शंस वही ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। सीडीएस में से क्वेश्चन उठा के सीएपीएफ में डालते हैं, सीएपीएफ में से कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट्स उठा के सिविल सर्विस में, सिविल सर्विस में से कुछ उठा के सीएपीएफ में, इस तरह का लेन देन चलता रहता है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। थर्ड ये कि पेपर 2 के लिए आपको प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने बताया, तो आप प्रैक्टिस अभी से भी शुरू करोगे तो आपके पास कोई इस तरह से कहीं मत सोचना कि आज का डेट जो है अभी तो वो 3 महीने 3.5 महीने बचे, अब मेरा प्रैक्टिस कैसे होगा। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मेरे को तो आता है, लेकिन आपको आता होगा बट फिर भी आपको प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको जो चीज आती है वो वहां पे एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, वो जो इवेल्युएटर है वो एक्सेप्ट कर भी रहा है कि नहीं उस चीज को, ठीक है। तो आप एक जनरलाइज जो बाकी लोग कर रहे हैं उस तरह से आप करो। एक्स्ट्रा आपका जो मतलब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपको कोटेशंस वगैरह याद है, डेटा याद है, वो तो आपके लिए एडेड शुगर की तरह है कि आपको फायदा आएगा, मिठास आएगी आपके आंसर्स में, और आप उससे आपको मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन पेपर 2 की प्रैक्टिस भी आप कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो ये 3 मेरी तरफ से एडवाइस रहेगा। और फोर्थ ये भी कि हाँ, अगर आप सीएपीएफ की फील्ड में आ रहे हो तो फिजिकली अपने आप को फिट रखो, क्योंकि फिजिकल और मेंटल जो बैलेंस है वो बहुत जरूरी होता है। योगा, मेडिटेशन ये करते रहो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जो मतलब मैं पहले से इंथुजियास्टिक था दौड़ने वगैरह के लिए, बट मतलब टाइम नहीं मिलता था कॉलेज वगैरह के टाइम। जैसे ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मैं तब से मैंने दौड़ना शुरू किया। मेरा एग्जाम कोई, मैंने जैसे आपको बताया 2018 वाला एग्जाम नहीं क्लियर हुआ था, लेकिन उससे पहले ही से ही मैं रनिंग वगैरह शुरू कर रखा था मैं, तो मैं करता रहता था पहले से ही। जब अल्टीमेटली जब मेरा 2019 वाला एग्जाम क्लियर हुआ और फिजिकल मेडिकल की बात आई, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर मतलब कि कर ही रखा था मैंने अपने आप को फिजिकली। तो इस तरह से आपको भी फायदा होगा, आपको फिर लोड नहीं आएगा कि अचानक से फिजिकल आ गया, आपको टेंशन हो रही है कि वेट इतना ओवर वेट हूँ, या फिर ये इशू है वो इशू है, ये सारे इश्यूज नहीं आएंगे आपको, ठीक है। तो ये थे सारे सजेशन जो कि अनीश सर देना चाहते हैं। इनके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि आप जो है अपने ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी रखें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को डेली बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों का डेली मैसेज भी आता है, पूछते हैं कि सर ये टेंशन हो रही है, वो टेंशन हो रही है। देखो, सोर्सेस सबको पता है, सिलेबस सबको पता है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रखो, अपने सोर्सेज के ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ी है और आप एग्जाम में जा रहे हो, तो आप सिर्फ ट्रस्ट रखो कि मैंने छोड़ी थी तो कुछ सोच समझ के छोड़ी थी। ये मत सोचो कि मैं नहीं पढ़ के आया हूं तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। हो जाएंगे उधर, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सो इसीलिए ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम सर के साथ
जो है सेशन को एंड करते हैं। सर थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, आपने स्टूडेंट्स को गाइड करने का सोचा, और आई होप कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे, और अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो जरूर एक ना एक दिन उनको भी सक्सेस जो है वो मिलेगी। और मैं खुद भी चाहूंगा कि मैं भी ये चीजें इम्प्लीमेंट करूं और मेरा भी जल्द से जल्द जो है ये प्रोसेस खत्म हो, क्योंकि काफी टाइम मुझे भी हो गया इस प्रोसेस के अंदर घुसे हुए, तो मेरे लिए भी एक मोटिवेटिंग सेशन ही था। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच हिमांशु। ये प्लेटफॉर्म सही में अच्छा है, आपने मुझे दिया। लाइक मैं बहुत लोगों तक पहुंच पाया अपने एक्सपीरियंस और अपने जो भी मैंने सीखे हैं, तो उन चीजों से मैं होप करता हूँ कि लोग कुछ सीखेंगे, और 1% भी अगर कोई इसको अप्लाई करता है तो जरूर उसको सक्सेस मिलेगी। तो आई होप एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को अनीश सर के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को मेरे से कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप मुझे बेझिझक टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के जो भी डाउट है उनको रिजोल्व जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।